चलिए, अटेंडेंस बहुत शॉर्ट है, पता नहीं क्या बात है। चलिए बहरहाल हम आज कल हमने एक डॉक्यूमेंट देखा था जिसको हमने कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया था। हमने कहा था ज़रा पढ़ लीजिएगा, हम उसको ज़रा स्टडी करेंगे। तो उसको स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे बिजनेस एनालिस्ट होता है क्या, सारा कुछ है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे। तो ये आज के लेक्चर में करेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर है थर्सडे में उसमें मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ लें, क्योंकि मेरे पास SRS आई हैं और कुछ वैसे भी बच्चों के सवाल आते हैं, तो जिसमें मुझे चैलेंज नज़र आ रहा है कॉन्सेप्ट के अंदर आप लोगों का, कि लोगों को बिजनेस मॉडल नहीं पता है, लोगों को प्रोजेक्ट स्कोप नहीं पता है, या प्रोजेक्ट स्कोप और प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से हार्डवेयर इंटरफेस, सॉफ्टवेयर इंटरफेस, इसमें फ़र्क समझ में नहीं आ रहा है। तो आई डोंट नो, ये बहरहाल आप पढ़ रहे होंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो आई वुड लाइक टू कवर दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। तो जिन लोगों को चैलेंज है वो कर लीजिए, क्योंकि हमारा कोर्स तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया और हमारे पास अभी टाइम बहुत है, 1 महीना है पूरा। ठीक है, यानी 20 मोर डेज, तो विल कवर दैट। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे, यानी स्कोप समझेंगे, प्रोजेक्ट स्कोप क्या होता है और प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे पास जो चीज़ें आई हैं उसमें थोड़ा सा बच्चों को चैलेंज है। ठीक है, तो हम केस स्टडी पढ़ रहे थे, लेकिन केस स्टडी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये केस स्टडी हम क्यों पढ़े और बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है। ठीक है, तो केस स्टडी में हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे या प्रॉब्लम देखेंगे। एक प्रॉब्लम दी गई है कि भाई ये प्रॉब्लम है, उसमें हम वी आर लूजिंग बिजनेस, जो अभी केस स्टडी देख रहे हैं उसमें हम देखेंगे। फिर ये प्रॉब्लम के अगेंस्ट आप एक सोल्यूशन रिकमेंड करेंगे, तो वहां देखेंगे 3 या 4 सोल्यूशन है। एक्चुअली 3 सोल्यूशन है, एक है डूइंग नथिंग इज आल्सो ए सोल्यूशन, तो देयर आर 3 सॉल्यूशंस। ठीक है, लेकिन ये सब देखने के लिए हमें बिजनेस के फैक्ट्स, कंडीशन, सारी चीजें एनालाइज करनी पड़ेंगी। तो ये एक एनालिसिस है कि आपको प्रॉब्लम बताया कि आप एक सोल्यूशन देख रहे हैं, तो दरमियान वाला जो हिस्सा है ना, ये एज ए बिजनेस एनालिस्ट आप ये आपका रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, उसको डायग्नोज करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, सवाल करते हैं। ठीक है, तो ये दरमियान वाली चीज़ों को आप स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर आप एक सोल्यूशन रिकमेंड करते हैं। उसमें आप 4 आपने दिए हुए हैं, लेकिन आप ठीक है, तो ये हम जरा देखेंगे कि भाई हमारा ये काम है, तो इसको हमें एज ए केस स्टडी, यहाँ तक सब मेरे साथ हैं सब। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि बिजनेस प्रॉब्लम क्या है और हम क्या एनालिसिस करेंगे और फिर हम क्या सोल्यूशन रिकमेंड करेंगे। ठीक है, हम ये देखने जा रहे हैं। ठीक है भाई, हम ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने उसको रंग बिरंगा कर दिया है, लेकिन बहरहाल ये एक प्रॉब्लम है, जिससे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम लास्ट टाइम हमने देखा था। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आप पढ़ सकें। नजर आ रहा है, सारे लोग देख सकते हैं? नजर आ रहा है सारे लोगों को? यस सर। यस ठीक सर। है, तो अब ये एक प्रॉब्लम है और फिर ये सारा एनालिसिस है जो हम करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि एक सोल्यूशन देंगे। ये वो जो अभी आपने डायग्राम देखी थी ना, कि एक प्रॉब्लम है, उसको एनालाइज करेंगे। अच्छा, ये एनालिसिस जो है ना, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यही आपने काम करना है, जो ना बिजनेस कर पाएगा ना टेक्नोलॉजी कर पाएगा, क्योंकि आपको दोनों की नॉलेज है। तो हम ये एनालिसिस करेंगे और फिर देखेंगे सोल्यूशन क्या है। तो हम इसको बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन हम ये थ्योरी समझना पा रहे हैं कि भाई ये इमर्जिंग रोल क्यों है, पहले क्यों प्रोजेक्ट फेल होते थे और अब क्यों इस रोल की वजह से प्रोजेक्ट जो फेल होना है वो कम हो गए। ठीक है, और इसमें एक बात भी करेंगे कि सॉफ्टवेयर या ऑटोमेशन एक पार्ट है टोटल प्रॉब्लम का। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली द सेम। तो बिजनेस का प्रॉब्लम लार्जर हो सकता है, उसमें ऑटोमेशन भी हो सकती है, तो आपको एज ए बिजनेसमैन सोचना है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा उन चीजों को देखेंगे। सॉरी, ये प्रॉब्लम है, जरा पढ़ लीजिए जो हमने कल देखा था। ठीक है, एक बेकरी है जिसका नाम डिलीशियस पेट्री या डगलस डिलीशियस पेट्री पेस्ट्री एक दुकान का नाम है, जिसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि डिलीवरी सिस्टम आपने एक सोचा था, उसकी वजह से वो वैसे नहीं चल रहा है जैसे आप सोच रहे थे। ठीक है ना, तो दिस इज क्रिएटिंग अ डिससेटिस्फेक्शन
जब डिससेटिस्फेक्शन है तो लोग बिजनेस नहीं करेंगे आपके साथ, खरीद के नहीं लेके जाएंगे या ऑर्डर नहीं करेंगे। अब जरा इसको समझते हैं कि मसला है क्या, ठीक है, ताकि आप एनालाइज करेंगे। याद है हमने कहा था कि भाई आप सवाल करते हैं, पूछते हैं, रिपोर्ट पढ़ते हैं, डिग इन करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा था इलिसिटेशन है, फाइंड आउट करना, क्रिस्टलाइज करना, प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। आपने सुन तो लिया प्रॉब्लम, लेकिन क्योंकि आपने सोल्यूशन देना है एज ए बिजनेस एनालिस्ट, तो आप उसको देखते हैं। तो फिर अब आपने देखना शुरू किया। आपने कहा कि जी डिलीवरी सिस्टम क्यों लिखा था, आपने लिखा था कि दिस विल इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इंक्रीज तो नहीं हुई, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप $150 से जितनी भी बड़ी ऑर्डर है उस पे आप थोड़े से पैसे लेके डिलीवरी करेंगे। लेकिन व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं हुआ क्या, व्हाट हैज हैपेंड। हुआ ये कि जनाब 6 महीने में आपने तकरीबन $22,000 लूज कर दिए 6 महीने में। और अगर ये ट्रेंड रहा तो जनाब 1 साल में $40,000 करेंगे, और हर साल तकरीबन $40,000 लूज करेंगे बिकॉज ऑफ दिस न्यू सिस्टम। ये रिपोर्टें मंगवाई होंगी, देखा होगा क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। और फिर देखा होगा कि पिछले सेमेस्टर में क्या हुआ, सर्वे किया, लोगों से पूछा, तो पता चला कि मेजॉरिटी यानी 75% लोग ये कह रहे हैं कि डिलीवरी सर्विस आपकी बहुत ही खराब है। खराब का मतलब खराब है, ठीक है। तब खराब क्यों है, अभी इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, खराब ये लोगों ने कहा कि खराब है। तब जरा देखते हैं कि है क्या खराब। अब रूट कॉज कर रहे हैं, याद है आप रूट कॉज करते हैं। तब आप रूट कॉज करने जा रहे हैं, यानी आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं कि प्रॉब्लम है क्या। अब ये आपका काम है, ये एज ए बिजनेस एनालिस्ट अब आप देखेंगे। तब आप देख रहे हैं सिस्टम क्या है, ठीक है, डिग इन कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। अब ये वाला काम है जो एनालिसिस वाला पार्ट है। तो आप देखते हैं कि जी ऑर्डर कैसे एंटर होता है और सारा कुछ कैसे होता है। तो हर चीज मैनुअल है, अनडॉक्यूमेंटेड है। जो डिलीवरी सिस्टम है ना, विच इज वेरी अनडॉक्यूमेंटेड। अच्छा, तो फिर क्या होता है, होता क्या है कि जनाब ऑर्डर आता है, हम उसका प्रिंट आउट लेते हैं और हाथ से हैंड रिटन डिलीवरी इंफॉर्मेशन एड्रेस जो है ना, ये एक प्रिंट आउट लेते हैं, लेकिन इसको हाथ से लिखते हैं। जो कुछ लिखा होता है ना उसको हाथ से लिखते हैं, एड्रेस, डेट एंड टाइम किसी को उसने कहा है, कागज पे लिखते हैं जो येलो पोस्ट इट होती है। और हमारी जो बेकरी है उसके आगे बुलेटिन बोर्ड आउटसाइड दी जनरल मैनेजर्स ऑफिस, उसके जनरल मैनेजर के आगे जो वो है ना, वो बुलेटिन बोर्ड लगा है, उसके आगे हम लगा देते हैं। रेज्यूम करते हैं कि डिलीवरी वाला आएगा, वहां से पर्ची निकालेगा और देखेगा कहाँ जाना है और चला जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई रिपोर्टिंग नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। अब क्या करता है जो जनरल मैनेजर है या जो उस बेकरी का इंचार्ज है, वो क्या करता है, डिलीवरी स्लिप जो है वो उठा के अपने बुलेटिन बोर्ड पे लगा देता है और एंड पुल डाउन द वन फॉर द डे, ठीक है। तो जो आज की दिन होती है वो लगा देता है। द मैनेजर then puts the delivery slip in order based on the delivery time। तो जाहिर है तो जो पहले है वो जरा ऊपर लगा देगा, उसके बाद नीचे लगा देगा, सारा कुछ लगा देगा। अब जो डिलीवरी वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, डिलीवरी वाले वो क्या करते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में आते हैं और वो ग्रैब द डिलीवरी स्लिप्स फ्रॉम द इनबॉक्स, ठीक है, सेल्फ लोड द प्रोडक्ट इनटू। अब पर्ची पढ़ते हैं, चीजें लोड करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। At each delivery stop, the customer signs the bottom of the delivery from the indicated the successful। जो उनके पास पर्ची होती है उस पे वो साइन ले लेते हैं कि भाई हाँ डिलीवरी होगी है, ताकि पेमेंट उनसे ले लेते हैं। Upon returning, the driver staples all delivery slips together and put them into the invoice receivable inbox। ठीक है जी, वो चीज डिलीवर हो गई है, आप उनसे पैसे ले लें। बात समझ में आ रही है कि एक ऑर्डर आया और ऑर्डर जो है वो जनरल मैनेजर ने अपने बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें येलो कलर की पर्ची में हाथ से लिख के रख दिया है। और अगर वो भूल गए तो एक मेजर फ्लॉ है, और अगर डिलीवरी ड्राइवर अगर लगा लेना भूल गया है या अगर वो चिपक से नीचे गिर गई है तो भी शायद चैलेंज है। तो कितने लोग थे, कितना किया है, कोई
फॉलोअप नहीं है इसमें, बस उन्हें पर्ची लगा दी है, पर्ची लेके जाते हैं, पर्ची पढ़ लेते हैं, उस हिसाब से चीजें निकाल लेते हैं खुद ही, ठीक है ना। ये देख रहे हैं आप, ये सेल्फ लोडेड प्रोडक्ट इनटू द ट्रक, ये वाली चीज नजर आ रही है ना आपको, ये मैं इसको येलो कर देता हूँ। सेल्फ लोडेड यानी जो पर्चियां हैं वो खुद ही, अगर 10 हैं तो 10 चीजें लोड कर देंगे, 5 है तो 5, कोई उनको सुपरवाइज नहीं कर रहा, कोई उनको बता नहीं रहा, ठीक है। तो उसके बाद कोई पेमेंट नहीं है, जाके उनको डिलीवरी कर देते हैं और उस पर साइन ले लेते हैं। और फिर जितनी भी डिलीवरी आज हुई हुई होती है, जितनी भी डिलीवरी हुई होती है उनको आप स्टेपल करते हैं 10, 5, 15, और फिर उसको डाल देते हैं कि भाई इनको डिलीवर हो गया, इनसे पैसे ले लो, ठीक है। रिसीवेबल, रिसीवेबल, ठीक है, अब इनसे पैसे ले लो, ठीक है भाई। और डिलीवरी के $5 ये ऐड कर लेते हैं शिपिंग कॉस्ट, ठीक है, $5 ऐड कर लेते हैं। तो समझ में आ रहा है कि भाई कोई ऑटोमेशन नहीं है और कोई फॉलोअप नहीं है, और हाथ से लिखने में एड्रेस गलत हो सकता है, वो ढूंढने में टाइम लग सकता है, देर हो सकती है, हो सकता है जितने पैसे उसने लिखे हों वो रीडेबल ना हो, अभी सारी चीजें हैं, ठीक है, ये अभी अजम्पशन है। अब हम जरा देखते हैं, अब ये कुछ चीजें जो उन्होंने आइडेंटिफाई की है, आइडेंटिफाई इश्यूज विद द करंट सिस्टम। अच्छा, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसलिए कि मैंने ये केस स्टडी नहीं पढ़ानी है, लेकिन सिर्फ समझा ही रहा हूँ कि व्हाट इज द वर्क ऑफ ए बिजनेस एनालिस्ट, और वो कैसे प्रोजेक्ट को सक्सेस, ये काम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम को स्टडी करना बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद है हमने पढ़ा था एनालिटिकल अप्रोच बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक प्रॉब्लम बताया जाए तो आप उसको टेक्नोलॉजी के हवाले से नहीं, बिजनेस के हवाले से देखना शुरू करें, ठीक है। तो बिजनेस पता होगा तो मैं समझ पाऊंगा, एनालिटिकल अप्रोच होगी तो प्रॉब्लम को देखना पाऊंगा, ठीक है। तो ये थोड़ी चीजें शायद इस मैं टेस्ट करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो दिस इज नॉट कंप्यूटर साइंस, दिस इज एनालिटिकल अप्रोच, कि एक प्रॉब्लम दिया गया है उसको आप देख रहे हैं और उसको आप देख के समझ रहे हो, कह रहे हैं इसमें ये गलती नजर आ रही है मुझे, although I'm not a bakery expert, I'm not also a bakery expert, but I know what is the problem. अब देखिए जरा इस माइंडसेट के साथ जरा देखते हैं, एम्प्लॉइज फॉरगेट टू प्रिंट आउट। अब देखिए ना, वो उसने एक ऑर्डर दिए थे 10 और हर एक का प्रिंट आउट करना था और फिर उसके बाद हाथ से लिखना था। अब अगर वो जल्दी में था, परेशान था, तो 10 के बजाय 9 किया तो एक ऑर्डर मिस हो गया, मिस हो गया तो वो चीज तो पक जाएगी लेकिन वो डिलीवरी नहीं होगी और नुकसान होगा। तो एम्प्लॉइज फॉरगेट टू प्रिंट आउट कस्टमर ऑर्डर, पहली चीज ये बहुत बड़ा इशू है, ठीक है ना, क्योंकि वो कोई ऑटोमेशन नहीं है। फिर उसके बाद क्या करता है, प्रिंट आउट करने के बाद वो हैंड रिटन इंफॉर्मेशन लिखता है, जो कि भूल भी जाता है और इलिजिबल भी होती है, यानी हो सकता है कि एड्रेस लिखने में 2 को 3 लिख दिया, 3 को 4 लिख दिया। तो हैंड रिटन इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि प्रिंट आउट ले हर एक का अलग अलग, और वो कोई मैंडेटरी भी नहीं है कि भाई 10 ऑर्डर थे तो 10 प्रिंट आउट हुए, ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो ह्यूमन एरर नजर आ रहा है यहाँ पर कि प्रिंट आउट अलग, ऑर्डर अलग आता है वेबसाइट के थ्रू या जिस तरह से भी आता है या जो भी है, हैंड रिटन डिलीवरी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है कि भाई किस किस को लिखना है, वो हैंड रिटन होती है। फिर डिलीवरी स्लिप्स आर समटाइम लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। अब देखिए उसने बोर्ड पे लगा दिए, हवा से निकल गई, गिर गई, उड़ गई, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है ना कि ऑर्डर कितने आए थे, 10 आए थे, 10 प्रिंट हुए और 10 डिलीवर हुए कि नहीं हुए, ये कोई फॉलोअप नहीं है, ठीक है। तो अगर फॉलोअप हो या ऑटोमेशन हो तो ये सारी चीजें, तो पहला है तो यहाँ लॉस हो गया, दूसरा है कि हाथ से लिखा हुआ है यहाँ लॉस हो गया, तीसरा ये है कि जी वो उड़ ही गया हो या कहीं जाया हो गया, लॉस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये 3 एरर्स हैं। फिर कस्टमर डज नॉट रिसीव एनी कॉपीज ऑफ द पेपर वर्क, कितना हुआ था, कब आया था, कितने पैसे हुए थे, ठीक है ना। आपको इनवॉइस देनी चाहिए थी उसको, आप कागज पे लेके चलते हैं और उस पे साइन ले लेते हैं, ठीक है। अब आप उसको जब पेमेंट करेंगे तो वो उसको याद नहीं होगा, उसके पास कोई रिसीव होनी चाहिए या ऑन डिलीवरी पेमेंट होनी चाहिए थी, जो भी है। Committed to delivery times are not cross checked, again feasibility based on their promised delivered time। अब देखिए कहा था कि जी ऑर्डर हो गया है और ये आधे घंटे में मिलेगा, 1 घंटे में मिलेगा, अब वो एड्रेस गलत था, मुश्किल था, या 1 घंटे से ज्यादा लग गया, या चाय पीने बैठ गया, या कुछ भी है, तो जितने टाइम में उसने कहा था उतने में नहीं पहुंच रहा है। अब आपको भूख लग रही है और 1 घंटे में खाना आपने कुछ मंगवाया या जो भी आपने मीठा मंगवाया, तो वो उतने में नहीं पहुंच रहा है, 2 घंटे में पहुंच रहा है। अब तो
दैट अगेन डिससेटिस्फाई द कस्टमर। ठीक है, तो टाइम, पहली चीज तो ये तीन चीजें मिस हो गई, दूसरी चीज टाइम। ठीक है ना, समझ आ रहा है? टाइम, orders are delivered on the based of solely on the time request, not much efficient route। यानी ऐसा नहीं है कि जी हमारे पास कोई रोड मैप हो और हम जल्दी किस तरह से पहुंचे, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है ना, since no delivery information is captured, क्योंकि बस वो स्टेपल करके हम लगा देते हैं कि स्टेपल करते हुए कहीं गिर गई, तो there is no reporting on the deliverables, कितने थे, कितने आए, कितना सारा कुछ है। ठीक है, when a customer call to discuss their deliveries, भाई कहाँ हैं, कब आए, तो कोई बताने वाला ही नहीं है। कहाँ जाता है वो अकाउंट रिसीवेबल, कि भाई अकाउंट रिसीवेबल है तो जनाब आपको चीजें डिलीवर हो गई हैं, हमारे पास पर्ची वैसे आई ना, इतने पैसे दे दे आप, वरना तो पता ही नहीं है किसी को। तो ये देयर आर सर्टेन ऑब्वियस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ठीक है, तो हमने क्या देखा, प्रॉब्लम देखा, फिर हमने एनालाइज किया, स्टडी किया, और फिर हमने नोट डाउन किया। अब हम सोल्यूशन दे रहे हैं, वो जो डायग्राम अभी दिखाई थी हमने। पहली चीज है कि कुछ ना करें और हर साल जो है ना वो 40,000 रुपए का लॉस लेते रहे, कोई बात नहीं, बिजनेस चल रहा है, जितना चलता रहेगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि मॉडिफाई द करंट पेस्ट्री सिस्टम, रीडिफाइन द डिलीवरी प्रोसेस। रीडिफाइन जो आप कर रहे हैं इसको सही से करने की जरूरत है। ट्रैक करें डिलीवरीज को, ऑटो चार्जिंग, ठीक है, द डिलीवरी फी, स्मार्ट राउटिंग इज डिस्पैच एंड डिलीवरी टाइम स्लॉट्स। ठीक है ना, तो आपके पास टाइम स्लॉट्स होने चाहिए, क्योंकि हर वक्त हर चीज नहीं कर सकते आप। तो ये है, तब ये सोच समझ के क्या होगा। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेज है, प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, प्रोज में नहीं जानता हूँ मैं, जरा कॉन्स में चला जाता हूँ। ये थोड़ा लंबा टाइम लेगा, 6 to 8 months, कम से कम 6 महीने लगेगा। तो 6 महीने आप अनदर 20,000 लूज करेंगे। फिर बनाने की एक कॉस्ट है 27,000, ये नीचे कहीं डिफाइन हुई है, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है। फेयरली हाई अप फ्रंट कॉस्ट, अब मैं दिखा देता हूँ आपको हाई अप फ्रंट कॉस्ट कहाँ से आ रही है। ये यहाँ से आ रही है, जब आप कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो यहाँ से आ रही है। ठीक है, $27,000। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप बने बनाए सिस्टम होते हैं इसमें डिलीवरी को ट्रैकिंग करते हैं, वो आप ले लें लाइसेंस, तो ये जल्दी से लग सकती है। वो 6 महीने कम से कम है, तो ये 2 महीने, 2 महीने में लग सकती है, और इसकी कॉस्ट तकरीबन आधी है। $27,000 है, ये 15,000 या 6। ठीक है, अच्छा मुझे जरा 1 मिनट देंगे, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, कोरोना हैज अ प्रॉब्लम, माय डॉटर हैज, चलिए है, पढ़ते हैं इसको। अ लिटिल बिट परेशानी इन द फैमिली। अब ये है कि जनाब डिलीवरी ट्रैकिंग सिस्टम आप ले लें, और बना बनाया सिस्टम है, बनाना नहीं पड़ेगा। और ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज हैं। तो पहला ऑप्शन है कुछ ना करें, दूसरा ऑप्शन है कि एक सिस्टम बना लें, तीसरा ऑप्शन ये है कि जनाब बने बनाए ट्रैकिंग सिस्टम है सिमिलर, उनको ले लें, तो कॉस्ट आधी हो जाएगी, टाइम जो है वो 2 महीने में हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है। तो आपको याद है जो आखिरी वाली चीज़ थी कि सोल्यूशन रिकमेंड करेंगे। ठीक है, चौथी चीज़ क्या है कि आप जो अपने डिलीवरी सिस्टम सिर्फ आप पकाएं और अपनी बेकरी पे रखें, और ये जो डिलीवरी सिस्टम है उसको ख़त्म कर दें, तो दैट्स वन ऑफ द ऑप्शन। ठीक है,
लेकिन कोई चीज़ ख़त्म करने के लिए भी एक चैलेंज होगा कि क्यों ख़त्म करेंगे, तो ख़त्म करेंगे तो फिर आप लोगों को बताएंगे। तो पहले साल क्या होगा, 14% लॉस होगा, उसके बाद 20% होगा, उसके बाद ये होना शुरू होगा। तो ठीक है ना, तो यू वुड नॉट बी प्रॉफिटेबल इनसाइड द 2 years। ठीक है, तो यानी आप चला रहे होंगे तो ये आपकी कॉस्ट है। तो मतलब ठीक है, तो क्या बताना चाह रहा हूँ कि बिजनेस एनालिस्ट कंपोनेंट्स ऑफ ए सोल्यूशन देखता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, उसको बिजनेस की भी नॉलेज होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर सॉफ्टवेयर बनवाना है तो ये पहला ऑप्शन है। अगर सॉफ्टवेयर बनवाना है तो आप SRS बनाएंगे, रिक्वायरमेंट लेंगे, ठीक है, जो हम बना रहे हैं तो हम देखेंगे। लेकिन बहरहाल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, आस्क द क्वेश्चन, फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्रिस्टलाइज करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, मॉडलिंग करनी पड़ेगी। ये रिपोर्टिंग जो एनालिसिस है, ये देख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ तो एक पेज है, लेकिन इसको बनाने में, करने में हफ्तों लगे होंगे। रिपोर्टिंग बनाई होगी, सारा कुछ किया होगा, फिर ये सोल्यूशन बनाने में क्या करें क्या ना करें। तो एक्चुअली ठीक है, तो ये एक काम है बिजनेस एनालिस्ट का, डिपेंडिंग ऑन द, ठीक है। अब ये कॉस्ट एंड बेनिफिट है, जब आप करने जा रहे हैं तो फिर आपको बताया जाएगा कि मेरे ख्याल में ये नंबर 3 इज द बेस्ट। ठीक है, और उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगी, देखा जाएगा। अब ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पे बैक पीरियड एंड NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब पढ़ाता हूँ तो मैं इसमें पढ़ाता हूँ, तो हो सकता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ें, लेकिन बहरहाल देख लीजिएगा। पे बैक पीरियड ये है कि हमने जैसे अगर हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कराया है तो $27,000 लगा रहे हैं, तो प्रॉफिट कब होना शुरू होगा और $27,000 कब रिकवर होंगे। और फिर $27,000 तो लगाए थे 6 महीने पहले या 1 साल पहले, तो 1 साल के बाद वो वैल्यू डी वैल्यू होगी। ठीक है, तो वो $27,000 नहीं रहेंगे, बल्कि वो 28-29 हज़ार डॉलर या $30,000 के डी वैल्यू हो रहा है ना, वो इन्फ्लेशन हो रही है। तो ये वो फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कॉस्टिंग करते वक्त इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा बस ये, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग तक रखना है कि भाई क्यों क्रिस्टलाइज करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, क्यों रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं कहते हैं उसको, सवाल करते हैं। जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ये फिर अब ये देखिए रिकमेंडेड सोल्यूशन, हमने कहा है कि जनाब नंबर 3 को चले जाओ और इसमें ये है, ये है, ये लेस इसका, ये उन्होंने लिख के बताया कि भाई ठीक है। तो अब मैं दोबारा से उस डायग्राम पे चला जाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि जनाब क्या चीज़ है। ठीक है, तो लुकिंग एट द डायग्राम, सॉरी, तो केस स्टडी देखी हमने क्या देखा, एक प्रॉब्लम देखा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या था कि जी वर लूजिंग बिजनेस बिकॉज ऑफ द पुअर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो फिर हमने स्टडी किया, एनालाइज किया क्या मसला है। तो हमने देखा कि भाई आपका जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो मैनुअल है, प्रिंट आउट होता है, हाथ से लिखा जाता है, कोई फॉलो अप नहीं है। हमने उसको स्टडी किया और फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। फिर हमने 4 सोल्यूशन बताए आपको, एक्चुअली 3 है। कुछ ना करना इज वन ऑफ द सोल्यूशन। बिजनेस एनालिसिस में ये भी होता है कि ठहर जाओ, अभी रुक जाओ, कुछ ना करो। ठीक है, अच्छा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल इसकी। यूबीएल के अंदर कुछ ना करना भी एक इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन उसमें डिसीजन लेने की जरूरत है। देन पहला क्या था कि रिक्वायरमेंट लो और बनवा लो, कस्टमाइज डेवलपमेंट है, दैट वाज द सेकंड सॉल्यूशन। तीसरा क्या था, बने बनाए सिस्टम होते हैं उनको इम्प्लीमेंट कर लो, कस्टमाइज कर लो, जो कि सस्ता है, दैट वाज द थर्ड। चौथा क्या था कि भाई वो जो डिलीवरी सिस्टम है उसको खत्म कर दो, फिर बना के बेकरी पे रखो, लोग खुद आए और आके ले जाएं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन था। ठीक है, तो बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है या रिक्वायरमेंट इंजीनियर क्या करता है, व्हाई दिस इज अ रोल। अगर आपको याद हो, अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आपको एनालिटिकल अप्रोच बहुत अच्छी होनी चाहिए, लोगों के साथ बिहेवियर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन है ना, लोगों से जाना, प्रॉब्लम पूछना, लिखना, नोट करना। 85% आप लोगों से मिल रहे होंगे, डॉक्यूमेंट बना रहे होंगे, सारा कुछ कर रहे होंगे। तो ये आपका काम कुछ इस तरह से है कि इसमें आपको आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर, सवाल करना, पूछना, ठीक है, और राइट इंफॉर्मेशन लेना, लोग बता पाए जिससे आप कंक्लूड कर पाए। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लोगों से सवाल कर रहे हैं। अब लोग जो है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी के चिढ़ जाते हैं कि जैसे आप उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब आप कर तो रहे होते हैं इन्वेस्टिगेट, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं,
लेकिन आप पुलिस वाले की तरह इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते ना। और आप तो अब ये सारी चीजें जो बहुत छोटी छोटी हैं, आपका बिहेवियर, आपका कंडक्ट किस तरह से, ठीक है। अब ये सब करने के बाद फिर आप रिकमेंड करते हैं। रिकमेंड करते हैं तो खाली रिकमेंड नहीं करते हैं, उसकी कॉस्ट एंड बेनिफिट कि भाई फायदा कितना हो रहा है और इसमें एफर्ट कितनी लगेगी, ठीक है। ये सारी चीजें आप उसमें बताते हैं और फिर एक लॉजिकल कंक्लूजन पे ले आते हैं ना कि भाई मेरे हिसाब से नंबर 3 सही है क्योंकि इसमें पैसे भी कम लग रहे हैं और फायदा भी हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, विद लॉजिक जो आपने जमा की होती है वो आप दे रहे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रोल। ये वजह है कि हम इस रोल को इमर्ज होते हुए देख रहे हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियर को, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट बनाना एक अलग काम है, लेकिन डॉक्यूमेंट बनाने से पहले उसमें इन्वेस्टिगेट करना, उसको एनालाइज करना, ये वाला काम भी है, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई पूछना चाहें तो मैं इसको रोक लूँ, फिर मैं अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों की। यहाँ तक कोई सवाल, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है या एनीथिंग? चलिए कोई नहीं है, चलिए अटेंडेंस बोलते जाएंगे जरा। अस्मा अब्दुल लतीफ, मैं जरा वो चैट भी ऑन कर लूँ, लोग चैट भी बोल रहे होते हैं। जी अस्मा बोलेंगी अटेंडेंस? अस्मा नजर आ रही है जी। मोहम्मद अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, नैयर अहमद, प्रेजेंट सर। जिनसार अली, जिनसार नजर तो आ रहे थे जिनसार। चलिए लगा दिया मैंने, आपकी आवाज तो नहीं आ रही। काशान अली, जिनसार लगा दिया मैंने। सर काशान प्रेजेंट। कौन प्रेजेंट? शहजाद, काशान काशान। काशान, चलिए। शहजाद अली, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। सैफ अली खान, ताबिश अली खान, प्रेजेंट सर। जवाद अली मुगल, प्रेजेंट सर। अली अनवर, तला आरिफ, प्रेजेंट। मोहम्मद अतर आजम, प्रेजेंट सर। साद बेदानी, ओके। अस्मा फ़हीम सिद्दीकी, आमना फ़हीम, प्रेजेंट सॉरी सर। सॉरी सॉरी, प्रेजेंट सर। सैयद असद हाशमी, ओके। मोहम्मद हसनैन, प्रेजेंट सर। सर असद भी प्रेजेंट है। असद भी प्रेजेंट है, उनको लगा दिया मैंने। शरियार हसन, सर शरियार का मैसेज आया हुआ है। शरियार का मैसेज आया हुआ है। अरबाज खान, अरबाज, उमर खान, शमीर खान, सैयद फारूक माजिद, एमन मुकर्रम, शेख अब्दुल्ला नासिर, मोहम्मद अवैस रजा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शाहरुख, सर मैं भी प्रेजेंट अब्दुल्ला नासिर। मुंह से बोलूंगा ना, मुझे क्या पता चलेगा। मोहम्मद मुबशिर ताहिर, मोइजुल हसन, ओवैसुर रहमान, अब्दुल वहाब, हाफिज मोहम्मद वकास, हसन यूसुफ, शरियार अली जफर। सर अली अनवर प्रेजेंट। चलिए दोबारा से आ रहा हूँ, जो जो लोग रह गए वो मुझे बताते जाएंगे, ठीक है।
मोहम्मद अब्दुल्ला। प्रेजेंट सर। तो पहले क्यों नहीं बोला था भाई? चलिए। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। सैफ अली खान और अली अनवर। ये अली अनवर Present. हाँ ठीक है। और कौन है? अरबाज खान, उमर खान, शमीर खान, उमर खान। चलिए उमर खान की आ गई। सैयद फारूक माजिद और मोहम्मद शाहरुख, मुबशिर ताहिर और मोइजुल हसन, अवैसुर रहमान, अब्दुल वहाब, हाफिज मोहम्मद वकास, सैयद हसन यूसुफ, शहरियार अली जफर। ठीक है, तो ये हो गई अटेंडेंस। ठीक है। चलिए ठीक है। अभी ये थोड़ा सा हम सॉरी 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 अब हम थोड़ी थोड़ी ये जो हमने कोर कॉम्पिटेंसी मॉडल पढ़ा था इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हमने थ्योरी तो पढ़ी थी और अब क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है तो हमें चैलेंज हो रहा है। तो केस स्टडी को दोबारा से रेफर करके मैं ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि इमर्जिंग रोल ऑफ ए बिजनेस एनालिस्ट में क्या होता है। तो लेफ्ट साइड पे तो आपको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, यानी आपको डॉक्यूमेंट बनाना आना चाहिए जो SRS आपने बनाया। तो SRS बनाने में भी हमें चैलेंज नजर आ रहे हैं क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिजनेस के और प्रोजेक्ट के सही नहीं है। ठीक है, तो समझाना सिर्फ आप लोगों को ये है, वो ये कि देखिए कुछ कोर्सेज हैं जो मिलके आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो स्किल सेट है जिससे आप छोटे प्रोजेक्ट और बड़े प्रोजेक्ट को डिटरमिन कर सकें कि कॉम्प्लेक्स कितना है, छोटा कितना है, बड़ा कितना है, क्योंकि इनटेंजिबल है ना। तो अगर एक वेबसाइट बनानी है तो इसमें कम एफर्ट लगेंगी तो ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, और एक बड़ी ERP बनानी है तो उसमें ज़्यादा एफर्ट लगेंगी। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो एक कोर्स ये है कि एस्टिमेशन आती हो, एफर्ट्स समझ में आए। ठीक है, तो स्कोप कितना बड़ा है, ये तो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो एस्टिमेशन अलग होगी, अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो एस्टिमेशन अलग होगी। तो एस्टिमेशन तब बेहतर होगी जब मुझे बिजनेस का पता होगा कि सॉफ्टवेयर बनता कितनी देर में है, इस टूल से बनता है तो कितनी देर में बनता है, रिपोर्ट बनती है तो कितनी देर में बनती है। तो इसका मतलब है मुझे कोडिंग भी सॉफ्टवेयर कोड भी पता होना चाहिए, डेटाबेस भी पता होना चाहिए, यानी मुझे उस डोमेन की, उस बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। तो हमने कोर्स पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉरी किसी भी लैंग्वेज का कोर्स, और हमने किसी भी तो ये 5 या 6 कोर्सेज हैं जो कोर हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। तो एक लैंग्वेज का कोर्स और एक डेटाबेस का, रिलेशनल डेटाबेस का कोर्स, एक कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप उसको स्ट्रक्चर करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो एक वो वाला कोर्स, फिर एक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स, फिर एक आपने जब आप कोड लिख रहे होते हैं तो आप एनालिटिकल अप्रोच, एल्गोरिदम बनाते हैं ना, आप चीज़ों को अच्छा करने का, बेहतर करने का, लॉजिकल करने का। खासतौर पर डेटा साइंस में तो बहुत ही इस्तेमाल होगी। तो एल्गोरिदम्स, एनालिसिस एंड एल्गोरिदम्स, ये वाला एक कोर्स। तो ये 5-6 कोर्स हैं। इसी तरह से जब सब सॉफ्टवेयर बनाना है तो अच्छा सॉफ्टवेयर, अब अच्छा सॉफ्टवेयर क्या होता है? क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये SQA के कोर्स, अभी सारे कोर्सेज को ना मिला के एक अच्छा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे बहुत वीकनेस नजर आ रही है आप लोगों की FIP में, और इसको जरा अच्छा कर लीजिए। ठीक है, तो एक चीज ये है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग आपको पता होनी चाहिए। और लेकिन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लोगों को हैंडल करना या लोगों से कोलैबोरेट कराना या लोगों से काम लेना, ये काम है जो ब्लू कलर में यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, पीपल्स मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, अच्छा, एक करियर में कोई भी हो और किसी भी लेवल में हो, ये बहुत जरूरी हो गया है। तो अच्छा
ठीक है, तो करियर एक्सीलेंस के लिए दोनों रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अच्छा, आखिरी वाली चीज क्या है, अब देखिए अगर मैं बेकरी के सिस्टम को, डिलीवरी के सिस्टम को, पकाने